नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर फिर से एक बार। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी मैनेजमेंट की क्लास चल रही है और उसमें हमारा टॉपिक निर्देशन डायरेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। और उसमें मैंने आपको सभी के सभी टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए हैं। अभिप्रेरण, नेतृत्व, संप्रेषण, पर्यवेक्षण, ये सभी का सब हमारा उसमें हो चुका है। अगर वो क्लास आपने अभी तक नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिएगा। आज हम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे, हम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बारी है, आज हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए, ये है अपना चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। इसी तरह की और क्लासेस आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ये है हमारा ऐप ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। आपको प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ये ऐप का नाम सर्च करना है और आपको वहाँ पर हमारा ऐप दिख जाएगा। वहाँ पर आपको पटवारी MP पटवारी की 2023 की टेस्ट सीरीज़ देखने को मिल जाएंगी। आप वहाँ पर जाकर टेस्ट लगा सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी नाम से। ये चैनल आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। वहाँ पर आपको हमारा चैनल भी मिल जाएगा। वहाँ पर आपको डेली क्लासेस की PDF और नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी और जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं। पढ़ाया था मैंने आपको निर्देशन, उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो क्वेश्चंस में देखिए क्या है, निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं। निर्देशन के कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं, 3 तत्व हैं या 4 या फिर 6? आप सभी को अच्छे से पता है कि निर्देशन के कितने 4 तत्व हैं। कितने दोस्तों? 4 तत्व हैं। पहला आपका है पर्यवेक्षण, दूसरा आपका है नेतृत्व और तीसरा आपका है अभिप्रेरण और फोर्थ लास्ट आपका है संप्रेषण। तो कौन से ये 4 तत्व है निर्देशन के? ये 4 तत्व प्रमुख तत्व है निर्देशन के। पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है। पर्यवेक्षण जो है वो प्रबंध का स्तर है। कौन सा होगा? उच्च, मध्यम, निम्न या फिर ये सभी के सभी? तो देखिए इसका आंसर क्या सही होगा। पर्यवेक्षण प्रबंध का कौन सा स्तर में आता है? तो पर्यवेक्षण वो है निम्न स्तर में आता है। पर्यवेक्षण का कार्य क्या रहता है? जितने भी लोग कर्मचारी वगैरह, जितने श्रमिक वगैरह काम कर रहे होते हैं, उनकी ये देखरेख करता है, उनके देखभाल में काम करवाता है कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो यही काम किसका होता है? सुपरवाइजर का, पर्यवेक्षक का ये कार्य होता है। तो पर्यवेक्षक प्रबंध का कौन सा स्तर है? ये निम्न स्तर में आपका आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण आपको क्या लगता है? आवश्यक होगा, अनावश्यक होगा या फिर पर्यवेक्षण से समय की बर्बादी होगी या इनमें से कोई नहीं? सभी को समझ में आ रहा है कि पर्यवेक्षण जो है आवश्यक है। अगर कोई काम कर रहा है, कोई कर्मचारी या श्रमिक वगैरह काम कर रहे हैं तो उनके लिए देखरेख करना, उनको अपने सामने ही काम करवाना ज़रूरी पड़ जाता है, जिससे पता चलता है कि वो कर्मचारी या श्रमिक सही से कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो पर्यवेक्षण कैसा होगा? आवश्यक होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, पर्यवेक्षक कड़ी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? पर्यवेक्षक कड़ी है।
किसकी है, उच्च तथा मध्यम स्तर की, या फिर मध्यम प्रबंध की, या फिर कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध की, या कर्मचारी एवं निम्न प्रबंध की, या फिर आपकी कर्मचारी एवं संचालक की। तो देखिए पर्यवेक्षक कैसी कड़ी है, कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध की। किसकी, कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध की। मध्यम प्रबंध की देखरेख में कौन सुपरवाइजर काम करते हैं, तो पर्यवेक्षक कड़ी है कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध की। नेता अधीनस्थों से काम लेता है। जो अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं उनसे नेता कैसे काम लेता है, चातुर्य से लेता है, डंडे से लेगा, धमका कर लेगा, या फिर इनमें से वो किसी से नहीं लेगा। तो नेता को तो अधीनस्थों से काम लेना ही पड़ता है, तो वो कैसे लेगा, नेता अपने चातुर्यपन से। किससे, चातुर्यपन से वो क्या अपना लोगों से काम करवाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या, चातुर्य से वो अधीनस्थों से काम लेता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रेप वाइन है। क्या है ग्रेप वाइन, अनौपचारिक संचार है, या फिर संचार में बाधा है, या फिर समस्त संचार है ये, या फिर अनौपचारिक संचार है। तो ग्रेप वाइन क्या होता है, ग्रेप वाइन होता है अनौपचारिक संचार। कैसा होता है, अनौपचारिक संचार। अगला क्वेश्चन, प्रभावी संदेश वाहन में बाधा है। एक प्रभावी जो संदेश वाहन है, इस संप्रेषण का क्वेश्चन है, प्रभावी संदेश वाहन में बाधा है, भाषा, दूरी, या फिर व्यक्तिगत भिन्नताएं, या फिर सभी के सभी। तो जो प्रभावी संदेश वाहन में बाधा पूछा गया है, इसकी प्रॉब्लम पूछी गई है कि कौन कौन सी। देखिए अगर भाषा सही नहीं होगी, भाषा अगर अलग अलग होगी सभी की, तो संदेश वाहन प्रभावी नहीं होगा। दूरी अगर दूर ज़्यादा है तो भी बाधा है, और व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं तो भी बाधा है। तो ये सभी के सभी क्या है, एक प्रभावी संदेश वाहन में बाधा होती है। क्या, प्रभावी संदेश वाहन में ये तीनों जो है बाधा के रूप में है। अगला क्वेश्चन हम देखें, संदेश वाहन के प्रकार हैं। संदेश वाहन के कितने प्रकार हैं, देखिए लिखित आपका लिखित संदेश वाहन, मौखिक संदेश वाहन, औपचारिक संदेश वाहन, या फिर ये सभी के सभी। तो संदेश वाहन लिखित भी है, मौखिक भी है, आपका औपचारिक भी है। तो क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तीनों क्या है, संदेश वाहन के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निर्देशन संबंधित है। निर्देशन जो है वो किससे संबंधित है, डायरेक्शन आपका किससे संबंधित है, उच्च स्तर से, मध्यम स्तर से, निम्न स्तर से, या फिर सभी के सभी स्तरों से ये संबंधित है। तो जो देखिए निर्देशन जो होता है, निर्देशन ये काम क्या, ये किससे संबंधित होगा, आपके उच्च स्तर से। देख रेख जो होती है, लोगों को मार्गदर्शित करना, ये सभी कौन करता है, उच्च स्तर से रिलेटेड जो है, उच्च स्तर के प्रबंधक जो होते हैं वो ये काम करते हैं, करवाते हैं। तो ये सभी के सभी नियोजन, प्लानिंग वगैरह ये सभी उच्च स्तर से संबंधित हैं। किससे, उच्च स्तर से ये संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निर्देशन प्रबंध का पहलू नहीं है।
क्या इनमें से नहीं है निर्देशन का पहलू? निर्देशन प्रबंध का पहलू नहीं है। क्या नहीं है? व्यावहारिक नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है, या फिर अंतर व्यक्तिगत, या फिर सकारात्मक। तो देखिए निर्देशन प्रबंध का पहलू क्या नहीं है? निर्देशन प्रबंध का पहलू सैद्धांतिक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्या व्यवहारिक है निर्देशन प्रबंध? कैसा है? व्यवहारिक है, अंतर व्यक्तिगत भी है और सकारात्मक भी ये आपका है। तो क्या होगा आपका? सैद्धांतिक प्रबंध, निर्देशन प्रबंध का सैद्धांतिक पहलू नहीं है। देखें अगला क्वेश्चन हम, नेता होता है, नेता कब से होता है? वो जन्म से होता है या फिर उसे बनाया जाता है नेता, या फिर दोनों से? जन्म से भी होता है और उसे बनाया भी जाता है, या फिर ये सभी के सभी सही होंगे। तो देखिए जो नेता होता है वो क्या होता है? एक तो आपका जन्म से भी होता है और उसे नेता बनाया भी जाता है। नेतागिरी करते हैं, वो जन्म से ही नेतागिरी करते हैं, और फिर एक नेता जो होता है उसे बनाया भी जाता है। तो ये दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी, जन्म से एवं बनाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रबंधक जो मैनेजर होता है वो क्या होता है? मालिक होता है, नौकर होता है, या फिर वो नेता लीडर होगा, या फिर वो चोर होगा? तो ऑप्शन हमें समझ में आ रहे हैं। मालिक वो नहीं हो सकता, प्रबंधक मालिक हो सकता है पर वो नहीं है पूरा मालिक, क्योंकि वो मैनेजर है, वो सिर्फ मैनेज कर रहा है, वो मालिक नहीं है। वो नौकर भी नहीं है कि वो नौकरों जैसा काम कर रहा है, वो नौकर नहीं है मैनेजर। वो क्या है? लीडर, सबको गाइड कर रहा है। वो जितने भी लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं उन सबको क्या वो गाइड करता है। वो क्या है? नेता है। प्रबंधक कौन होता है? नेता होता है, एक लीडर होता है जो सभी को दिशा निर्देश देता है। प्रभावी संदेश वाहन में बाधाएं आते हैं। जो प्रभावी संदेश होता है उसमें उस वाहन में संदेश वाहन में बाधाएं आती हैं। भाषा से संबंधित, दूरी से संबंधित, या व्यक्तिगत भिन्नताएं, या फिर सभी। तो देखिए प्रभावी संदेश अगर चाहिए संदेश वाहन तो उसमें भाषा संबंधित भी बाधाएं आती हैं, दूरी संबंधित भी आती हैं, और व्यक्तिगत भिन्नताएं भी। तो उपरोक्त सभी के सभी क्या है? प्रभावी संदेश वाहन में ये बाधाएं डालते हैं। भाषाएं सही होनी चाहिए, आपस में लोग समझ सकें, दूरी भी मिनिमम होनी चाहिए, और व्यक्तिगत भिन्नताएं आपकी नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये सभी के सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहा जाता है? जो संदेश होते हैं संप्रेषण प्रतीकों, जिसको कोई समझ ना पाए, जिसे सिर्फ कोई एक ही समझ पाए, सभी लोगों से ना समझ पाए, तो क्या संदेश को संप्रेषण, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, चिन्हों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे माध्यम कहते हैं, एनकोडिंग कहेंगे, या फिर डिकोडिंग कहेंगे, या फिर प्रतिपुष्टि कहेंगे। तो देखिए जो संदेश होते हैं उनको क्या संप्रेषण, जो चिन्ह होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं उनमें बदल दिया जाता है जिससे कि और कोई ना उसे पढ़ पाए। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम एनकोडिंग के नाम से जानते हैं। क्या है? एनकोडिंग। ये होता है संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को एनकोडिंग कहा जाता है। देखें अगला क्वेश्चन हम, निम्नलिखित में से कौन सा आपका संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व नहीं है? संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व नहीं है। देखिए डिकोडिंग नहीं है, संप्रेषण नहीं है, या फिर माध्यम नहीं है, या फिर संदेश को पाने वाला। तो जो संप्रेषण प्रक्रिया में तत्व नहीं है, डिकोडिंग आपका होता है, संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व है।
डिकोडिंग आपका है, पर संप्रेषण, संप्रेषण के तत्व ही तो ये पूछ रहा है और उसी में आपको ये आंसर दे दिया कि ये इसके तत्व हैं। तो संप्रेषण ही संप्रेषण का तत्व आपका नहीं होगा। तो इसके ये डिकोडिंग माध्यम और संदेश पाने वाला या प्राप्त करने वाला, ये तीन आपके होते हैं। ये प्रक्रिया संप्रेषण प्रक्रिया के कितने, संप्रेषण प्रक्रिया जो होते हैं उसके कितने होते हैं, 8 तत्व होते हैं। कितने, 8 तत्व। तो संप्रेषण इसमें नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, निर्देशन की प्रकृति होती है। निर्देशन की प्रकृति कैसी होती है, कार्यकारी, अधिशासी या फिर अनाशासी और फिर मौनकारी। कैसी होती है निर्देशन की प्रकृति? देखिए, निर्देशन की प्रकृति होती है अधिशासी, यानी दूसरे लोगों से अच्छे से काम लेना। अधिशासी, अच्छे से उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छे से उनके सामने पेश आना, अधिशासी। तो निर्देशन की प्रकृति कैसी होती है, अधिशासी, अधिशासी। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन के लक्षण कौन से हैं? निर्देशन के लक्षण दिए हुए हैं, इनमें से कौन से हैं? विभिन्न तत्वों का समूह, निर्देशन का प्रभाव, 3 स्तरीय उद्देश्य या फिर सभी। तो देखिए, निर्देशन जो होगा उसकी जो विशेषता है, इसमें विभिन्न तत्वों का समूह है। आपको मैंने बताया निर्देशन में 4 तत्व हैं आपका है पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व और संप्रेषण। विभिन्न तत्व इसमें शामिल हैं। और निर्देशन का प्रभाव, आपको सभी को पता है निर्देशन का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। किस तरीके का होता है? ऊपर से नीचे का ओर इसमें प्रभाव होता है। 3 स्तरीय उद्देश्य, तीनों के जो 3 स्तर के जो उद्देश्य होते हैं, इन सभी को ये पूरा करता है। उच्च स्तर हो, मध्य स्तर हो या फिर निम्न स्तर, ये तीनों के इसको उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये सभी के सभी क्या है, इसकी विशेषताएं या फिर लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, अब्राहिम मास्लो, ये मास्लो है, अब्राहिम मास्लो का जन्म कब हुआ था? इन्होंने अभिप्रेरण से अपनी विचारधारा दी है, मैंने आपको वो क्लास में पढ़ा दिया है। अब्राहिम मास्लो जो हैं, उन्होंने विचारधाराएं दी हैं व्यक्ति की आवश्यकताओं के ऊपर। व्यक्ति की आवश्यकताओं के ऊपर इन्होंने क्या दी है, अपनी विचारधारा दी है। तो देखिए, इनका जन्म पूछा गया है 1990 में हुआ था, 1200 में हुआ था, या फिर 2008 में, या फिर 1908 में। तो देखिए, आप याद कर लीजिए इनका मास्लो का जन्म कब हुआ था। मास्लो का जन्म हुआ था आपका 1908 में। कब हुआ था? 1908 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड है। अब्राहिम मास्लो ने मनुष्य की आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? मैंने बताया आपको, उन्होंने मनुष्य की आवश्यकताएं को बांटा था। तो 4 भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था, या 7 में, या फिर 5 में। देखिए, अब्राहिम मास्लो ने आवश्यकताओं को, व्यक्ति की आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा है। कितने? 5 भागों में इन्होंने बांटा है। कितनी? इन्होंने 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से? सबसे पहले इनकी आवश्यकता थी शारीरिक आवश्यकता, दूसरी थी इनकी सुरक्षा आवश्यकता, तीसरी थी सम्मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रतिष्ठा, सामाजिक थी, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक आवश्यकता।
फोर्थ फिफ्थ थी आत्म संतुष्टि। आत्म संतुष्टि की आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं में क्या था? शारीरिक आवश्यकताएं में ये था कि जो लोग हैं उनको क्या, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको, उनके लिए रहने की, खाने की व्यवस्था अच्छे से, उन्हें सही वायु मिल सके, मतलब शरीर पे उनकी हर सुविधाएं, उनकी शरीर से रिलेटेड जितनी, वो उनकी पूरी हो सकें। सुरक्षा, जो भी जॉब कर रहे हैं वो उसके जाने का खतरा ना हो, वो सुरक्षित हो अपनी जॉब के प्रति। और एक, जब वो छूट जाए उस जॉब से तो कैसी उन्हें पेंशन उन्हें मिले। अब हर आदमी चाहता है कि ये होगा आपका थर्ड, हर एक आदमी चाहता है कि उसका समाज में एक स्थान हो, कि वो एक अच्छी जॉब कर रहा है, वो अपना खुल के अपनी बता सके कि मैं ये काम करता हूँ। तो क्या, सामाजिक आवश्यकता। और आपकी फोर्थ नंबर की होगी सम्मान प्रतिष्ठा। हर एक आदमी ये चाहेगा कि उसे सम्मान मिले, तो ये सम्मान उसे मिलना चाहिए। और आखिरी है आत्मसंतुष्टि। ये जैसे जैसे मनुष्य को जो भी उसको चाहिए रहता है वो मिलता जाता है, तो इससे आत्मसंतुष्टि हो जाती है। तो ये अब्राहिम मास्लो थे, उनका जन्म कब हुआ? 1908 में। इन्होंने कितनी 5 विचारधाराएं, 5 आवश्यकताएं बताई मनुष्य की। ये 5 देखिए, ये है 5 आवश्यकताएं मनुष्य की। अभिप्रेरण का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है, किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? देखें, अभिप्रेरण का सिद्धांत मैंने आपको बताया, इन्होंने अभिप्रेरण से रिलेटेड कितनी अपनी विचारधारा दी थी 5 आवश्यकताओं के बारे में। किसने दी थी? अब्राहिम मास्लो ने दी थी। तो इसका क्या आंसर होगा? अब्राहिम मास्लो। लिंकन नहीं है, ना अर्थशास्त्री, ना ये तीनों आंसर नहीं होंगे। आपका कौन सा? अब्राहिम मास्लो जो है, इन्होंने क्या, अभिप्रेरण का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है, ये किसने? अब्राहिम मास्लो ने ये सिद्धांत बताया था अभिप्रेरण के से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस तरीके का नाम बताइए, या उस तरीका का नाम बताइए जो लोगों को अभिप्रेरित यानी मोटिवेशन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्या लाई जाती है? लोगों को मोटिवेशन करने के लिए काम में। अभिप्रेरण, अभिप्रेरक, प्रेरण या फिर कोई नहीं। तो मोटिवेशन, अभिप्रेरित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्या? अभिप्रेरण, मोटिवेशन, लोग अभिप्रेरित होते हैं इससे। क्या? अभिप्रेरित इससे होते हैं। इनको क्या मिलता है? मोटिवेशन, जिससे वो अपना काम सही से कर पाते हैं। मोटिवेशन से क्या होता है, लोग जो काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मोटिवेशन देते हैं। जैसे आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप अगर मोटिवेशन सुन लेते हो तो आप उस कार्य को अच्छे से करने लगते हो, आपका उस कार्य के प्रति मन लग जाता है, आप उस काम को बोझ नहीं समझते, उसे अपने मन से करते हो। तो यही क्या होता है, कौन सा तरीका है? मोटिवेशन, जिससे लोग अभिप्रेरित होंगे, अभिप्रेरित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्या लाया जाता है? अभिप्रेरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यवेक्षण के महत्व हैं। पर्यवेक्षण का क्या क्या महत्व है देखते हैं। संसाधनों का कुशलतम उपयोग, अभिप्रेरण का स्रोत, लक्ष्य की प्राप्ति, या फिर सभी के सभी। तो देखें, अभिप्रेरण के महत्व, संसाधनों का कुशलता उपयोग। अगर पर्यवेक्षण में निगरानी रखता है पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर जो होता है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, श्रमिक जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी क्या करता है, वो देख रेख करता है कि वो काम किस प्रकार से ठीक ढंग से कर रहे हैं या फिर नहीं। तो इससे क्या होगा, लोग जो कर्मचारी हैं वो
मक्कारी नहीं मारेगा, वो काम अच्छे से करेगा। तो क्या होगा, इससे संसाधन जो होंगे, मानवीय संसाधनों का भी कुशलतम प्रयोग होगा और जो भौतिक संसाधन होंगे उनका भी क्या होगा, कुशलतापूर्वक उपयोग होगा। तो ये भी आपका सही है। अभिप्रेरण का स्रोत, जो सुपरवाइज़र होता है वो क्या करता है, लोगों को मोटिवेशन देता है, मोटिवेशन देगा जो लोग कर्मचारी कर रहे हैं, जिससे कि वो काम अच्छे से कर सकें। लक्ष्य की प्राप्ति, क्या इससे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, बिल्कुल होगी। अभिप्रेरण का मतलब, पर्यवेक्षण का क्या मतलब है कि लक्ष्य की प्राप्ति करना। पर्यवेक्षण, लोग देखभाल क्यों कर रहे हैं, कर्मचारी सही कार्य कर रहा है कि क्यों नहीं कर रहा, इससे क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति तो हो रही है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो वो सुपरवाइज़र काम कर रहा है। तो यानी ये सभी के सभी क्या होंगे, आपके महत्व हैं। पर्यवेक्षण के ये महत्व तीनों के तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण तत्व है। पर्यवेक्षण किसका तत्व है, नेतृत्व का है, नियोजन का है, या निर्देशन का है, या फिर किसी का नहीं है। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि निर्देशन के कितने, 4 तत्व हैं। निर्देशन के कितने हैं, 4 तत्व हैं। कौन कौन से आपके, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व और संप्रेषण। तो पर्यवेक्षण भी किसके अंतर्गत आएगा, निर्देशन के अंतर्गत आएगा। निर्देशन का ही तो तत्व है। निर्देशन का क्या है तत्व, पर्यवेक्षण। सबसे पहला ही तत्व क्या है आपका, पर्यवेक्षण। तो पर्यवेक्षण निर्देशन का तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद भिन्नता। जो लोग की कोई पोस्ट होती है, पोस्ट अलग अलग, पोस्ट की भिन्नता, पद भिन्नता किस प्रकार के संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है, किस प्रकार के बाधा के अंतर्गत आती है। संगठनिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, या फिर सांकेतिक बाधा, या फिर शारीरिक बाधा। तो देखिए, पद भिन्नता कौन से संप्रेषण बाधा में, संगठनिक बाधा हो गई ये। क्या संप्रेषण बाधा के अंतर्गत कौन सी आती है, संगठनिक। संगठन में तो है, उन्हीं की अलग अलग पोस्ट होंगी, तो इसके कारण क्या होता है, उनमें भिन्नता उत्पन्न होती है। तो क्या, संगठनिक बाधा। क्या इसका आंसर होगा, संगठनिक बाधा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संदेशवाहन प्रक्रिया के कदम हैं। संदेशवाहन या फिर संप्रेषण कह लो, कितने हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, या फिर 10 हैं। तो देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया के कितने कदम हैं, मैंने आपको बताए थे 8 कदम हैं। कितने, इसका आंसर क्या होगा, 8 कदम हैं संदेशवाहन के। अगला क्वेश्चन देखें, निर्देशन को प्रबंध के स्तर पर आवश्यक होती है। निर्देशन को प्रबंध के स्तर पर आवश्यक होती है, उच्च स्तर पर होती है, मध्यम पर होती है, निम्न पर होती है, या फिर सभी के सभी स्तरों पर। देखिए, निर्देशन मैंने आपको बताया कि निर्देशन सभी स्तरों पर सर्वव्यापक है कि, तो ये क्या है, उच्च पे भी होगी, मध्य पे भी होगी और निम्न पे भी होगी। ये तीनों ही जगह क्या होती है, निर्देशन की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सभी स्तरों पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावी संदेशवाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। जो एक प्रभावी संप्रेषण होगा उसमें भाषा जो होगी उसका उपयोग कैसा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट, प्रभावी, स्पष्ट, या फिर शालीन। देखिए, प्रभावी संदेशवाहन में प्रभावी होना चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए भाषा, जिससे वो पढ़ी जा सके, शालीन भी होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए, अस्पष्ट। अगर भाषा को अगर अस्पष्ट लिखोगे तो वो प्राप्त करता है वो कैसे पढ़ेगा, प्राप्त करता वो उस लैंग्वेज को कैसे समझेगा। तो कैसी अस्पष्ट भाषा उसमें नहीं होना चाहिए प्रभावी संदेशवाहन में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन निर्देशन की विशेषता है? इनमें से कौन निर्देशन की विशेषता है? देखिए, पहला आपका है ऑप्शन, इसका संबंध मानवीय घटक के साथ है कि नहीं? मानवीय घटक के साथ, इसमें कोई वस्तु है, वो तो काम कर रहे हैं, मशीन वगैरह होंगी, पर इनका संबंध जो है, जो लोग कर्मचारी होंगे, श्रमिक होंगे, प्रबंधक होंगे, उच्च अधिकारी होंगे, तो ये सभी क्या है? मानवीय घटक हैं। क्या है? मानवीय घटक। तो इनका संबंध मानवीय घटक के साथ है, बिल्कुल है, और ये विभिन्न कार्यों का समूह है। निर्देशन के अंतर्गत एक काम तो नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 4 तत्व हैं, तो इन सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों के दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्देशन का कार्य है? निर्देशन का कार्य पूछा गया कि निम्न में से कौन सा निर्देशन का कार्य है? अधीनस्थों को कुशल नेतृत्व प्रदान करना, नियंत्रण को प्रभावी बनाना, या फिर ये दोनों या दोनों नहीं। अधीनस्थ जो काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको क्या करना? एक कुशल नेतृत्व प्रदान करना। कैसा? उन्हें एक अच्छा गाइडेंस देना कि वो अपना काम सही से कर पाए, एक अच्छा उसमें एक लीडर होना। तो बिल्कुल है, अधीनस्थों को कुशल नेतृत्व प्रदान करना। जो कंट्रोलिंग है, जो कंट्रोल करना है, तो नियंत्रण को क्या? प्रभावी बनाना, जिससे कि लोग काम चोरी नहीं कर पाए, तो नियंत्रण को प्रभावी बनाना, यानी दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन के विषय में निम्न में से क्या सही है? निर्देशन के विषय में इनमें से बताना है कि क्या सही है। निर्देशन युद्ध की मोर्चाबंदी की भांति है। इस संबंध साधनों के उपयोग से है। इसका संबंध साधनों के उपयोग से है। इसका संबंध विशेष प्रयत्न को करने के बिंदुओं तथा व्यवसाय के आर्थिक जीवन में आगने वाली समस्याओं के मध्य जीवित रहने से, या फिर सभी के सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी के सभी। ये सभी राय सही हैं। देखें अगला क्वेश्चन हम, वह क्रिया जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति अपने अधीन कार्य करने वाले श्रमिकों के कार्य की निगरानी करता है। क्या? वह क्रिया जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति अपने अधीन कार्य करने वाले श्रमिकों के कार्य की निगरानी करता है। पर्यवेक्षण होगा, अभिप्रेरण, संप्रेषण, या फिर कोई नहीं। सभी को पता है आपको, इसका क्या आंसर होगा? पर्यवेक्षण। सुपरविजन की देखरेख करना, जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी निगरानी कौन करता है? सुपरवाइजर। यानी ये कौन सा काम है? सुपरविजन, पर्यवेक्षण। अगला है क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसका संबंध पर्यवेक्षण से है? इनमें से बताना है आपको, इनमें से कौन किसका संबंध पर्यवेक्षण से है? फॉरमैन, चार्ज हेड, मुख्य लिपिक, या फिर सभी। देखिए, पर्यवेक्षण को ही आप फॉरमैन कहते हो, चार्ज हेड भी कहते हो, मुख्य लिपिक भी आप उसी ही बोलते हो, यानी सभी के सभी इसका संबंध है, पर्यवेक्षण से ये संबंधित है। फॉरमैन भी आप पर्यवेक्षण को ही बोलते हो, सुपरवाइजर को, चार्ज हेड और मुख्य लिपिक, ये तीनों ही आपके पर्यवेक्षण से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यवेक्षक का कार्य नहीं है? इनमें से बताना है आपको कौन सा सुपरवाइजर का काम नहीं है। श्रमिकों एवं प्रबंध के मध्य सेतु का कार्य करना, है ना, निष्पादन या फिर आदेश निर्देश ग्रहण करना, कार्य अनुसूची तैयार करना। देखिए, श्रमिक होंगे
और जो प्रबंध होंगे उनके मध्य क्या सेतु यानी सामंजस्य संबंध बनाता है। ये कौन? पर्यवेक्षक, सुपरविजन। तो आपका ये होगा कार्य निष्पादन भी ये करता है। क्या ये आदेश निर्देश ग्रहण करता है? पर्यवेक्षण क्या आदेश निर्देश ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। तो इसका क्या आंसर होगा? सही आंसर क्या होगा? पर्यवेक्षक का कार्य कौन सा नहीं है? आदेश निर्देश ग्रहण करना। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह प्रक्रिया जिसमें वे सभी क्रियाएं आती हैं जिनकी सहायता से कर्मचारी उत्तम कार्य करने के लिए प्रवृत्त तथा प्रेरित होते हैं, वह कौन सी प्रक्रिया है? हमें बताना है कि जिनसे कर्मचारी कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं और वो सभी क्रियाएं उसमें आती हैं। पक्ष, नेतृत्व, पर्यवेक्षण होगा ये। पर्यवेक्षण, नेतृत्व, संप्रेषण या फिर अभिप्रेरण। किससे? कर्मचारी को काम करने की लगन, प्रेरणा कैसे मिलेगी? उसे मोटिवेशन से मिलेगी। किससे? मोटिवेशन में सभी की सभी क्रियाएं उसमें शामिल हो जाती हैं। उन्हीं की सहायता से क्या जो कर्मचारी होता है वो उत्तम कार्य करने के लिए प्रवृत्त और प्रेरित होता है, उसे काम करने का मन होता है, वो करता है किससे? मोटिवेशन के द्वारा। किससे? अभिप्रेरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरण की आवश्यकता है। अब्राहम मास्लो ने उनकी विचारधारा दी है, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए, आधारभूत या फिर शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, दोनों या फिर ये दोनों ही नहीं? तो बताइए, मैंने आपको अभी बताया था इंसान को शारीरिक आवश्यकताएं होनी जरूरी है। उन्होंने मास्लो ने बताया है उनकी विचारधारा में कि शारीरिक आवश्यकताएं उसको रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, वायु, ये सभी की सभी सुविधाएं उसके साथ होनी चाहिए, उसी की ज़रूरत उसे पड़ती है। तो शारीरिक आवश्यकताएं हो गए आपका सुरक्षा। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी जॉब सुरक्षित रहे। हर एक व्यक्ति क्या चाहता है कि उसकी जॉब सुरक्षित रहे, उसे वहाँ से नहीं हटाया जाए, उसे वहाँ से क्या नहीं हटाया जाए। तो क्या सुरक्षा आवश्यकता, उसे जब रिटायर हो जाए, उसकी पद मुक्ति हो जाए, तो क्या उसे पेंशन भी वहाँ से मिले। तो सुरक्षा आवश्यकता इसमें आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए तथा बी दोनों ही अभिप्रेरण की आवश्यकताएं हैं। अभिप्रेरण में भूख, प्यास और घर, भूख, प्यास और घर कौन सी आवश्यकता से ये संबंधित है? शारीरिक आवश्यकता से, सुरक्षा आवश्यकता, मान सम्मान आवश्यकता, या इनमें से कोई नहीं? अब भूख लग रही है उसे, प्यास लग रही है, घर की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये सभी क्या है? उसकी मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं हैं। क्या है? शारीरिक आवश्यकताएं हैं इसकी। सुरक्षा आवश्यकताएं में भूख, प्यास, घर नहीं आएगा। ना मान प्रतिष्ठा में भूख की ज़रूरत है, ना प्यास की, इसके लिए नहीं है। तो ये क्या होगा? शारीरिक आवश्यकताओं में भूख, प्यास और घर की आवश्यकता होती है। अभिप्रेरण में आय स्रोत में स्थिरीकरण, नियमितता, सेवानिवृत्ति योजना, पेंशन है। आय स्रोत में जो आय के स्रोत हैं अभिप्रेरण में, मास्लो ने विचारधारा में था कि अभिप्रेरण में आय स्रोत में स्थिरीकरण और नियमितता, सेवानिवृत्ति योजना। स्थिरीकरण और नियमितता मतलब कि उसे जॉब से नहीं हटाया जाए, उसकी जॉब वहाँ सुरक्षित हो। और सेवानिवृत्ति योजना और पेंशन, यानी सेवानिवृत्ति की जो योजना है वो उसे मिले, पेंशन वहाँ से उसे मिले। तो क्या होगा इसका आंसर?
सुरक्षा आवश्यकता होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा होगी, या फिर आधारभूत शारीरिक आवश्यकता, या कोई नहीं। सब साफ साफ हमें पता चल रहा है कि क्या होगा, सुरक्षा आवश्यकताएं। उसे पेंशन मिले तो ये उसकी क्या होगी, आगे चल के सुरक्षा होगी उसे। अगर वो जॉब से नहीं हटेगा तो जॉब सुरक्षित होगी उसकी। तो क्या सुरक्षा आवश्यकता है ये। अगली है, अभिप्रेरण में कौन सी आवश्यकता सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता है। मतलब सबसे फर्स्ट उसे दर्जा दिया गया, सबसे पहला उच्च स्तरीय आवश्यकता है। क्या होगी, आधारभूत शारीरिक आवश्यकता होगी, मान सम्मान की आवश्यकता, आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता, या फिर सुरक्षा आवश्यकता। तो क्या इनमें से क्या आपको जरूरी लग रहा है कि इनमें से सबसे पहले आपको क्या चाहिए। शारीरिक आवश्यकता, आपको रहने के लिए घर हो, खाने के लिए खाना हो, पीने के लिए पानी हो, ये सभी आपकी क्या है, सबसे पहली आपकी आवश्यकताएं होती हैं। तो शारीरिक आवश्यकताएं सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरण के उद्देश्य हैं। अभिप्रेरण के उद्देश्य हैं क्या है, कर्मचारी के उत्साह में वृद्धि करना, कर्मचारी का सहयोग करना, मधुर संबंधों का विकास, या फिर सभी। अभिप्रेरण से क्या होगा, कर्मचारी उत्साह में वृद्धि होगी, वो काम अच्छे से करेगा। अगर उसे मोटिवेशन अच्छे से मिल जाए तो वो जोर जबरदस्ती से काम नहीं करेगा, वो कैसे करेगा, अपने उत्साह लगन से कार्य करेगा। तो क्या कर्मचारी को उत्साह में उसकी वृद्धि होगी। कर्मचारी का सहयोग करना, जब मोटिवेशन देना है तो उसका क्या होगा, वो काम करेगा, उसी के लिए भला होगा उसका। तो कर्मचारी का क्या होगा, सहयोग करना इसका उद्देश्य होगा। और मधुर संबंधों का विकास इसमें होगा, मोटिवेशन में, कि जिससे वो काम अच्छे से करे और उनमें मधुर संबंध विकास हो। यानी ये सभी के सभी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। देखें अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरण का महत्व नहीं है। अभिप्रेरण का महत्व दिया गया है, तो अभी क्या दिया गया है, अभिप्रेरण का महत्व नहीं है। आदर्श मानवीय संबंधों का विकास, उत्पादन में स्थिरता प्रोत्साहन, श्रमिकों में स्थायित्व, या फिर मनोबल में वृद्धि। तो देखिए अभिप्रेरण का महत्व नहीं है पूछा गया है। तो देखिए आदर्श मानवीय संबंधों का विकास इसमें होता है, बिल्कुल होता है। उत्पादन में स्थिरता प्रोत्साहन, उत्पादन में स्थिरता प्रोत्साहन, आपको ये अलग ही समझ में आ रहा हो कि मोटिवेशन से ये काम, ये महत्व इसका नहीं है। श्रमिकों में स्थायित्व, श्रमिकों में स्थायित्व, अभिप्रेरण मोटिवेशन दिया जाता है जिससे क्या, श्रमिक काम अच्छे से करें और श्रमिक का स्थायित्व उसमें कंपनी में या संस्था में बना रहे, और उनके मनोबल में भी वृद्धि होती है अभिप्रेरण से। तो ये सभी क्या है इसके महत्व, और ऑप्शन नंबर बी आपका इसका महत्व नहीं है। उत्पादन में स्थिरता प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की भौतिक बाधा नहीं है। भौतिक बाधा पूछा गया है, भौतिक बाधा नहीं है। प्रेषक एवं प्रेषिती के बीच की दूरी, अत्यधिक शोरगुल, या फिर परिस्थितियों में असमानता, या फिर समय का अभाव। तो भौतिक बाधा पूछा गया है तो इसका आंसर आपका होगा पद स्थितियों में असमानता। ये भौतिक स्थिति आपकी नहीं है। देखें अगला क्वेश्चन, संप्रेषण के अंतर्गत संदेश प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं। क्या संप्रेषण के अंतर्गत संदेश को प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं। संदेश ग्रहीता कहेंगे,
सेवादाता, प्रेषक या इनमें से किसी को नहीं कहेंगे। तो आपको अलग ही समझ में आ रहा है। संदेश ग्रहीता, संदेश को ग्रहण करने वाला, संदेश प्राप्त करता, तो संदेश प्राप्त करने वाले को प्राप्त करता कह लो या फिर संदेश ग्रहीता। इसका आंसर क्या होगा? संदेश ग्रहीता, ऑप्शन नंबर ए। देखें, विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के लिए कौन सा संप्रेषण जो है युक्त होगा या रहता है? लिखित होगा, मौखिक होगा, ये सभी या सांकेतिक? देखिए, जो भी कठिन सूचनाएं या जटिल विस्तृत सूचनाएं, बड़ी सूचनाएं होंगी, वो कैसी होनी चाहिए? जो सूचनाएं होनी चाहिए वो कैसी? लिखित रूप में होनी चाहिए। अब जब आप घर लेते हो तो क्या आप ऐसे ही बोल के किसी से घर ले लेते हो? आप क्या रजिस्ट्री वगैरह नहीं बनवाते हो? कागज सब बनवाते हो, साइन वगैरह सब लेते हो, जिससे क्या होता है? आपको स्थायित्व रहता है, आप वहाँ से हट नहीं सकते, कोई आपको वहाँ से हटा नहीं सकता। तो लिखना जरूरी है, लिखित चीज़ें जरूरी होती हैं। ऐसे ही जटिल जो सूचनाएं होती हैं उसमें कौन सा? लिखित संप्रेषण उपयुक्त इसमें रहता है समझने के लिए। देखें, संप्रेषण में निम्न में से किसका विनिमय होता है? जो संप्रेषण है उनमें किसका विनिमय होता है? विचारों एवं संपत्तियों का, भावनाओं का, तथ्यों का या सभी का? तो विचारों का इसमें होता है, भावनाओं का भी इसमें विनिमय होता है और तथ्यों का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। प्रत्यक्ष संप्रेषण से आशय है, प्रत्यक्ष संप्रेषण से आशय है अधिकारी एवं अधीनस्थों के बीच सीधे संप्रेषण, संप्रेषण में पारस्परिक सदिश्वास का उपयोग ना हो, लिखित संप्रेषण पर अत्यधिक बल नहीं देना, या फिर संप्रेषण में मध्यस्थों की संख्या न्यूनतम हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संप्रेषण में मध्यस्थों की संख्या न्यूनतम हो। प्रबंधक किसी व्यावसायिक उपक्रम का प्रमुख एवं दुर्लभ क्या है? प्रसाधन है। अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के असफल होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व है। ये कथन बताना है, ये परिभाषा किसने दी है? आपको परिभाषा साथ में याद करते चलना है। तो देखिए, किसने दी थी? पीटर ने दी थी, जॉर्ज आर टेरी ने, या किसी ने नहीं, या फिर कीथ डेविस ने दी थी। तो देखिए, ये परिभाषा जो दिख रही है आपको, ये किसने दी थी? पीटर एफ ड्रकर ने। किसने दी थी? पीटर एफ ड्रकर ने। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का वह गुण जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। क्या करता है? दूसरे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। नियोजन होगा आपका, समन्वय, अभिप्रेरणा या फिर नेतृत्व। तो मार्गदर्शन कर रहा है वो दूसरे लोगों को, क्या होगा? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। कौन? अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व की विशेषता नहीं है। नेतृत्व की विशेषता क्या नहीं है? नेतृत्व एक गतिशील एवं सतत प्रक्रिया है। सभी प्रबंधक नेता होते हैं, या फिर नेतृत्व नेता का व्यक्तिगत गुण होता है, या फिर नेतृत्व परस्पर तथा आपसी संबंधों पर निर्भर है। तो ये आपके तीनों सही हैं। आपका कौन सा? सभी प्रबंधक नेता होते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हर एक प्रबंधक नेता होते हैं, पर जरूरी नहीं है सभी प्रबंधक नेता हों। तो इसकी विशेषता क्या नहीं है? सभी प्रबंधक नेता होते हैं। देखें अगला क्वेश्चन, हेनरी फ्योल के अनुसार एक नेता में गुण होना चाहिए।
कौन कौन से गुण होना चाहिए हेनरी फ्योल के अनुसार? स्वस्थ एवं शारीरिक योग्यता एवं मानसिक संतुलन, प्रबंधकीय योग्यता या फिर सभी? देखिए, एक अच्छा जो नेता होता है उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो स्वास्थ्य सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, उसकी शारीरिक क्षमता उसमें होनी चाहिए। योग्यता एवं मानसिक संतुलन, उसका मानसिक संतुलन उसका सही होना चाहिए, तभी तो वो दूसरे लोगों को गाइड कर पाएगा। उसकी योग्यता भी अच्छी होनी चाहिए, प्रबंधकीय योग्यता भी उसमें होनी चाहिए। तो ये सभी के सभी क्या है, हेनरी फ्योल ने नेताओं के गुण बताए हैं, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अपना, नेतृत्व। नेता में सर्वप्रथम होने चाहिए, क्या होना चाहिए? दूसरों को प्रभावित करने की कला, दूसरों से प्रभावित होने की कला, गपशप करने की कला या फिर सभी? तो क्या होना चाहिए? जो एक नेता, जो एक लीडर होता है, उसमें क्या सबसे पहले लोगों को, दूसरे लोगों को प्रभावित करने की कला होनी चाहिए। क्या वो इससे, उस लीडर से दूसरे लोग प्रभावित हों, अच्छा कार्य करें। तो क्या फर्स्ट ए आपका सही हो जाएगा। देखें अगला क्वेश्चन, अनुयायियों का पूर्ण विश्वास प्राप्त करने के लिए नेता में आत्मविश्वास होना चाहिए, ये कथन किसका है? अनुयायियों का पूर्ण विश्वास प्राप्त करने के लिए एक नेता में आत्मविश्वास होना चाहिए, ये कथन, ये परिभाषा किसने दी है? एल.एफ. उर्विक ने, टेरी ने या फ्योल ने या फिर किसी ने नहीं? तो देखिए, जो परिभाषा है ये दी है उर्विक ने, एल.एफ. उर्विक ने ये परिभाषा आपकी दी है, इस वैज्ञानिक ने दी हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानवीय दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों के निर्माण की क्षमता का, ना मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशलता का, या फिर उत्तरदायित्व की भावना का, या फिर सभी? एक नेता में गुण होना चाहिए, क्या एक नेता में कैसे गुण होना चाहिए? मानवीय दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों के निर्माण की क्षमता उसमें होना चाहिए, मिलनसारिता उसमें होना चाहिए और उसमें व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। उत्तरदायित्व, जो उसकी उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी भावना होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, एक नेता में सभी के सभी गुण होने चाहिए। देखें आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, नेतृत्व का स्वरूप, नेतृत्व का स्वरूप निम्न में से कौन सा नहीं है? नेतृत्व का स्वरूप, लीडरशिप का स्वरूप निम्न में से कौन सा नहीं है? अभिप्रेरक शक्ति, प्रवेशीय या फिर प्रबंधकीय प्रोत्साहन? तो देखिए, स्वरूप इसमें से कौन सा नहीं है? प्रबंधकीय प्रोत्साहन, प्रबंधकीय प्रोत्साहन इसका स्वरूप नहीं है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्लास के। और इसी तरह की और क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला हम देखने वाले हैं कंट्रोल, नियंत्रण हम देखेंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज आपके लिए आने वाली है इसी चैनल पर। तो बने रहिए आप हमारे साथ, और जब तक के लिए थैंक यू।